सादर वंदे मित्रों, नमस्कार। मैं सवय सिंह एक बार पुनः आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, हमने द करेंसी ऑफ इंडिया, भारत के प्राचीन सिक्कों के भाग 1 के अंदर भारत के प्रमुख जो प्राचीन सिक्के थे उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम साथियों पढ़ने वाले हैं भाग 2, जिसमें मध्यकालीन प्रमुख सिक्कों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें तुर्कों के, अरबों के साथ ही हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन 2 से 3 इंपॉर्टेंट सिक्कों की जानकारी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी हम लेने वाले हैं वो मुगल काल के सिक्कों के बारे में लेने वाले हैं। साथ ही मैं बताना जरूरी समझता हूं साथियों कि इस कंटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो सिक्कों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, एक तो मुगल कालीन सिक्कों के बारे में पूछे जाते हैं और दूसरा पूछा जाता है रुपये का इतिहास। तो साथियों, रुपये का दशमलवीकरण, रुपये के जो नोट सिक्के जो भी जारी हुए उनके बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे। लेकिन साथियों, जैसा आपको ज्ञान है, महामारी का दौर, लेकिन महामारी के दौर के अंदर भी हमें अपना द बेस्ट रिजल्ट निकाल कर सामने लाना है, बढ़िया सी तैयारी करनी है। और तैयारी के लिए आपको मैं थोड़ा सा 2 वाक्य जरूर स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 2 काव्य रचनाओं के 2 लाइनें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा साथियों, कि हमें किसी भी सूरत में हार नहीं माननी है। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2 काव्य रस के माध्यम से जो एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपात पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। साथियों, हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन सिक्कों के बारे में। तो साथियों, मैं जरूर जानकारी देना चाहूँगा कि मध्यकालीन इतिहास, जिसे मिडवेवल हिस्ट्री के समकक्ष पढ़ा जाता है, मध्यकालीन इतिहास जो 712 से शुरू होकर 1707 ईस्वी तक पढ़ने को हमें मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम अरबों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण, सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास और उसके बाद में मुगल कालीन इतिहास। हालांकि मैंने 1707 लिखा, इसके आगे भी मुगल काल जारी था, लेकिन प्रभावहीन बताया जाता है। साथियों, और बताना चाहूँगा कि मध्यकालीन जो सिक्के हैं, अगर बात करें अरबों और तुर्कों के आक्रमण से संबंधित सिक्कों के बारे में जानकारी की, तो 4 से 5 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल अपने जहन में उभरता है या फिर कई सारे कंपटीशन के अंदर पूछा गया है, वह मैं आपके सामने लेके आया हूं साथियों, कि अरबों के द्वारा प्रचलित जो सिक्के, भारत के सिंध के अंदर जो प्रचलित सिक्के किए गए थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो अरबों के द्वारा जो सिक्के सिंध में प्रचलित करवाए गए थे, इन्हें दिरहम के नाम से जाना जाता है। दिरहम जो सिक्के थे, ये गोल्ड कॉइन बताए जाते हैं, सोने के सिक्कों के रूप में इनका निर्माण या प्रचलन अरबों के द्वारा करवाया गया था। साथ ही बताना चाहूँगा कि अरबों की ओर से सर्वप्रथम जो आक्रमण करने वाला था सिंध के ऊपर, उनका नाम बताया जाता है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम के अलावा जो अन्य अरब आक्रमणकारी रहे हैं, जैसे सुबुक्तगिन हैं, अल्पतगिन हैं, उसके बाद में मोहम्मद गजनवी, जिन्होंने भारत को 17 बार अपने आक्रमणों से त्रस्त किया, जन की हानि हुई और बहुत सारा माल बटोर कर ये अपने साथ लेके चले गए थे। आगे बात करते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कौन सा रिलीज हो सकता है कि अरब आक्रमणकारियों में से वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने अपने सिक्कों के अंदर द्विभाषी लेख अंकित करवाए थे, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो द्विभाषी जो लेख है, जैसे कश्मीरी लिपि और अरबी लिपि, द्विभाषी जो लेख के सिक्के जारी करने वाला जो प्रमुख शासक बताया जाता है, इसका नाम बताया जाता है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहम्मद गजनवी जो गजनी का शासक था, इसने 17 बार भारत को लूटा था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो अटैक है, ये सोमनाथ अटैक है, जो 16वां आक्रमण बताया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि लूट का माल ले जाते समय मोहम्मद गजनवी को किन किन लोगों ने लूटा था, तो एक खोखर जाति बताई जाती है। खोखर जाति ने भी इसकी सेना के साथ में लूटपाट की थी। और दूसरे भरतपुर जो क्षेत्र बताया जाता है, इस क्षेत्र के जाटों ने भी इससे लूटपाट की बताई जाती है। अब हम बात करते हैं अगला सवाल कि गहडवाल सिक्के किस
अरबी आक्रमणकारी के द्वारा जारी किए गए, सॉरी तुर्क आक्रमणकारी के द्वारा ये जारी किए गए थे। यहाँ से तुर्क शुरू हो जाते हैं। तो गहड़वाल सिक्के से संबंधित प्रचलन अगर देखा जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा जो प्रचलित सिक्के करवाए गए थे उन्हें गहड़वाल सिक्कों के नाम से जाना जाता है। और सवाल ये पूछा जा सकता है कि तुर्कों के आक्रमण के समय दिल्ली में कौन से सिक्के प्रचलित थे, तो दिल्ली के अंदर जो सिक्के प्रचलित थे उसे दहलीवाल के नाम से जाना जाता है। दहलीवाल के नाम से इन सिक्कों को जाना जाता है साथियों। तो नाम बार बार आ रहा है दिल्ली, तो थोड़ी सी जानकारी हम ज़रूर लेना चाहेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, दिल्ली की स्थापना किसने की है, ये चैप्टर हम ज़रूर जान लेते हैं। तो बताना चाहूँगा साथियों कि दिल्ली जो है इसकी स्थापना 11वीं सदी में कब हुई, 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना हुई। और दिल्ली की स्थापना करने वाला था अनंगपाल तोमर जो तोमर वंश का था। इस राजपूत शासक ने 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना की है। और अगर सवाल पूछ लिया जाए साथियों कि दिल्ली के प्राचीन नाम हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है दिल्ली का प्राचीन नाम, और उसके बाद में नाम आता है दिल्ली का के बाद में नाम आता है दिल्ली, और वर्तमान नाम है आपके नई दिल्ली के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं सल्तनत काल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कॉइन, सिक्कों के बारे में जो जानने हैं अपने को। कि सम्राट इल्तुतमिश बताया जाता है गुलाम वंशीय, किस वंश का, गुलाम वंशीय शासक बताया जाता है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो गुलाम वंशीय शासक था, इसने भारतीय इतिहास या भारतीय अपने शासन काल के अंदर जो सिक्के प्रचलित किए हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो सर्वप्रथम सिक्का प्रचलित किया गया था उसे टंका कहा जाता है। और अगर बात करें अगर इसकी वेट की, तो इसका वेट बताया जाता है 175 ग्रेन के बारे में। ग्रेन अर्थात सिक्कों का जो वजन लिया जाता है वो ग्रेन में मापा जाता है। 1 ग्रेन बराबर 0.07875 ग्राम बताया जाता है। साथ ही पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि सिक्कों का अध्ययन जो है यह न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये औपनिवेशिक काल के अंदर सिक्कों के ऊपर गहनता से विश्लेषण शुरू हुआ था। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश के शासन काल में दूसरा कौन सा सिक्का प्रचलित करवाया गया था, तो इस सिक्के को जितल के नाम से जाना जाता है। जितल का जो सिक्का है यह चांदी का मुद्रा हुआ करता था, जिसे जितल के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी जितल नाम के सिक्के का, लेकिन देखो साथियों मैं बताना चाहूँगा समय समय पर हर एक शासक ने अपने सिक्कों से संबंधित कुछ न कुछ फेरबदल किया उनके वजन को लेकर, लेकिन नाम एक रूपता में देखने को मिलता है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश जो हैं इन्होंने गुलाम वंश के शासन काल को मेंटेनेंस करते हुए वह कौन सा दौर था जब उसने सिक्कों पर रजिया सुल्तान यानी अपनी बेटी का नाम उत्कीर्ण करवाया। तो लिखना चाहूँगा साथियों ग्वालियर विजय, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ग्वालियर विजय के उपरांत जो सिक्के हैं, सिक्कों के ऊपर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान का नाम अंकित करवाया था। रजिया सुल्तान जिसे भारत की पहली महिला शासक के रूप में जाना जाता है, जिसके पति का नाम अल्तुनिया बताया जाता है। और ये जो रजिया सुल्तान है
जब पहली महिला शासक बनी है तो इसके नीचे जो अमीर थे, अमीर अर्थात इसके शासनकाल के अंदर जो मंत्री पद या फिर दरबार के जो शोभा, जो आपके प्रमुख अमीर थे, अमीरों ने इनका मतलब सम्मान नहीं किया। रजिया सुल्तान ने चोगा चोली छोड़कर कुबा और कलर, टोपी और कोट धारण करना शुरू कर दिया। साथ ही जो अमीर हैं इन लोगों ने एक महिला के अंडर कास्ट रहते हुए शासन मेंटेनेंस न करने की जैसी आपदाएं रजिया सुल्तान के सामने खड़ी कर दी थी। रजिया सुल्तान के समकालीन बहुत सारे गुलामों के बारे में भी हमें पढ़ने को मिलता है, जिसमें सर्वप्रसिद्ध जो गुलाम हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है आपके अबिसिनियाई याकूत। याकूत नाम बताया जाता है जो अबिसिनियाई था, जो श्वेत, अश्वेत या हबसी के नाम से जाने जाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं इसकी बहुत सारी शासनकालीन गलतियां हमें देखने को मिलती है भारतीय इतिहास के अंदर। इसे अभागा शासक कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। साथ ही बताना चाहूँगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिक्का प्रचलित हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सिक्का जारी हुआ था उसे दीनार के नाम से जाना जाता है। यह गोल्ड कॉइन था और सांकेतिक होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही सिक्के डालने के संयंत्र लगा दिए, अर्थात बहुत ही जाली सिक्कों का निर्माण होना, बड़े पैमाने पर निर्माण होना शुरू हो गया। ये जो दीनार है ये गोल्ड कॉइन था। साथियों बताना चाहूँगा कि स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर प्रमुख रूप से जो सिक्का प्रचलित करवाया गया था उसका नाम बताया जाता है अदली। अदली के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, ज़ियारुद्दीन बरनी लिखता है अपने ग्रंथ के अंदर कि जब मोहम्मद तुगलक मरा तो ज़ियारुद्दीन बरनी लिखता है कि जनता को राजा से निजात मिल गई, राजा को जनता से निजात मिल गई। 2 से 4 कार्य इनके बुरे बताए जाते हैं, हालांकि बड़ी सोच के साथ में कार्य किए लेकिन सारे उल्टे सिद्ध हो गए थे। जैसे अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बना देना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, कृषि योग्य 2 आब क्षेत्र के कर में वृद्धि कर देना, जिसके कारण जनता इससे त्रस्त हो गई थी। आगे अगर सवाल पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत आया था तो उसका नाम बताया जाता है इब्न बतूता। मोहम्मद तुगलक के समकालीन जो इतिहास हमें देखने को मिलता है साथियों, यह हमें इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रिहला या सफ़रनामा में देखने को मिलता है। रिहला में इब्न बतूता ने जो सिक्का है ये दिनार, इसे 200 ग्रेन का बताया है, 200 ग्रेन का सिक्का बताया है। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जिसके नाम ये उपलब्धि कि भारत के अंदर सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कोटला जो दुर्ग है उसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन जो सिक्का प्रचलित हुआ था उसके शासनकाल की जो देन प्रमुख बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा सिक्का प्रचलित करवाया था तो नाम आता है शंसगनी सिक्का। शंसगनी सिक्के के नाम से ये जाना जाता है। शंसगनी सिक्का नाम बताया जाता है इस सिक्के का। साथियों अब हम बात करते हैं मुगल कालीन सिक्कों के बारे में। साथियों ये जो चैप्टर है इसे आप अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट करके आप अपने सुनियोजित नोट्स बना सकते हैं। साथियों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुगल कालीन सिक्कों के बारे में। मुगल कालीन सिक्के बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं। साथियों अब हम बात करते हैं मुगल कालीन सिक्कों के बारे में। मुगल कालीन सिक्कों के बारे में बहुत सारे सवाल निकल कर आते हैं कि चमड़े के सिक्के किसने प्रचलित करवाए, सबसे ज़्यादा वजनी सिक्का का प्रचलन किसने शुरू करवाया था, आने का प्रचलन, दाम का प्रचलन, टंके का प्रचलन, जलाली, जितल, संसब, इलाही, इन सब सिक्कों के बारे में जानकारी हमें पढ़नी है। तो बताना चाहूँगा कि मुगल काल जो है इसकी सर्वप्रसिद्ध जो ऐतिहासिक पुस्तक हमें देखने को मिलती है इस काल की, उसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने
आईने अकबरी जो है यह अकबरनामा का तीसरा भाग है। आईने अकबरी जो ग्रंथ हैं, ये जो ग्रंथ मैं बता रहा हूँ आपको आईने अकबरी, इसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जानकारी मुगल काल की हमें पढ़ने को मिलती है। बताना चाहता हूँ कि आईने अकबरी जो है इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम अबुल फजल के नाम से इन्हें जाना जाता है। अबुल फजल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक बताए जाते हैं। साथियों थोड़ी सी जानकारी आईने अकबर की। आईने अकबरी जो है यह 5 जिल्दों में बंटा था। जिल्द कहते हैं भाग को। आईने अकबरी के अनुसार अगर बात करें हम सिक्कों की के अनुसार, अगर बात करें टकसाल की, टकसाल जहां पर सिक्कों को ढाला जाता था, आईने अकबरी के अनुसार अगर हम बात करें टकसाल की तो शाही टकसाल जो बताई जाती हैं मुगलिया सल्तनत की, शाही टकसाल जो स्थापित की गई थी दिल्ली के अंदर, स्थापित की गई थी 1577 ईस्वी में। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया, स्थापित करवाया गया था? तो नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा इसे सुनियोजित तरीके से स्थापित करवाया गया था। बात करें शाही टकसाल का जो प्रमुख अधिकारी है, प्रमुख अधिकारी, शाही टकसाल का प्रमुख अधिकारी दरोगा कहलाता था। और अकबर के काल के अंदर जो प्रमुख दरोगा पद पर जो आसीन था उसका नाम बताया जाता है अब्दुल समद। अब्दुल समद के नाम से इसे जाना जाता है। बात करते हैं शाही टकसाल से संबंधित कि अकबर ने शाही टकसाल जो हैं किन किन रूपों में स्थापित करवाई थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड, सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों से संबंधित अकबर के द्वारा जो शाही टकसाल का निर्माण करवाया गया था दिल्ली के अंदर, टोटल कितनी टकसालें बताई जाती हैं? 4 टकसाल। सोने के सिक्कों का निर्माण करने वाली कितनी टकसालों का निर्माण अकबर ने करवाया? तो टकसालें बताई जाती हैं 4। अब हम बात करते हैं चांदी। तो चांदी के सिक्कों का निर्माण करने के लिए टोटल जो टकसालें स्थापित करवाई गई थी दिल्ली के अंदर, टकसालें बताई जाती है 14 टकसालें स्थापित करवाई गई थी। बात करें अगर तांबे की, तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्कों से संबंधित अगर बात करें टकसाल की तो 42 टकसालों का निर्माण करवाया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। साथियों पूछ लिया जाए तांबे के सिक्कों को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? तो तांबे के सिक्कों को फुलुस के नाम से जाना जाता था। तो ये जानकारी मैंने मुगल काल के टकसाल के बारे में दे दी साथियों। अब हम बात कर लेते हैं मुगल कालीन सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले जो सिक्के यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 शाहरुख और दूसरे सिक्के का नाम बाबरी। एक सिक्के का नाम शाहरुख और दूसरे का नाम बाबरी। ये दोनों जो सिक्के थे यह सिक्के चांदी के बनवाए गए। शाहरुख जिसे काबुल और बाबरी नामक जो सिक्का है इन्हें कंधार में प्रचलित करवाया गया। इन दोनों सिक्कों को प्रचलित करने वाला कौन था? तो नाम बताया जाता है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर ने इन सिक्कों को सुनियोजित तरीके से प्रचलन में लाना शुरू किया। नंबर 2, 1 नंबर पढ़ लिया है। तो नंबर 2 दूसरे सिक्के के बारे में बात करते हैं। सिक्के का नाम है मुहर। मुहर नाम का जो सिक्का है यह गोल्ड कॉइन अर्थात स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण मुद्रा का रूप देखने को मिलता है। मुहर जो है इसका अगर बाजार मूल्य देखा जाए, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है साथियों, बाजार मूल्य था
9 रुपये। बताना चाहूँगा साथियों कि आम मजदूर या मजदूरी जो उस समय दी जाती थी ये 1 आना या 2 आने के रूप में दी जाती थी। रुपया कमाना हर एक व्यक्ति का सपना हुआ करता था। तो मार्केट वैल्यू इसकी 9 रुपये बताई जाती हैं। और इसका प्रचलन जो है ये किसके द्वारा शुरू करवाया गया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा। सम्राट अकबर के द्वारा इसका प्रचलन शुरू करवाया गया था। अब हम बात करते हैं नंबर 3, तीसरा जो सिक्का जिसे संसब के नाम से जाना जाता है। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो चैप्टर हैं या फिर अपने भारतीय इतिहास या फिर अन्य जो भी चैप्टर हैं ये हर एक कंपटीशन के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही बताना चाहूँगा चाहे आपके पटवार हो, पुलिस कांस्टेबल हो, रिट लेवल 2nd हो या 1st लेवल हो, या फिर बात करें RS प्री, RS मेंस या फिर सब्जेक्टिव लेक्चरर पोस्ट के लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इन सारे सवालों के लिए मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी बताए जाते हैं। साथ ही मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये जो चैप्टर हैं आप इस तैयारी को बड़े से बड़े कंपटीशन या IPS है, RS है, बड़े से बड़े कंपटीशन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। आप अपने सुनियोजित नोट्स भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं संसब। यह गोल्ड कॉइन बताया जाता है, स्वर्ण मुद्रा का रूप बताया जाता है, लेकिन वजन इसका सबसे ज्यादा बराबर 101 शुद्ध सोने से निर्माण जो सिक्का बताया जाता है वह संसब बताया जाता है। संसब 101 तोले का बताया जाता है और बड़े लेन देन में जो सिक्का काम में लिया जाता था उसे संसब के नाम से जाना जाता है। और संसब का जो प्रचलन है यह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया गया था। अब हम नंबर 4 चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं साथियों। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा साथियों, हालांकि अकबर के बारे में भी जान लिया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 इलाही जो सिक्का है यह भी आपके गोल्ड कॉइन बताया जाता है, स्वर्ण सिक्का बताया जाता है, इलाही जो बताया जाता है साथियों। इसके बारे में मैं आपको ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूं कि इलाही सिक्का जो है ये गोल्ड कॉइन था। अकबर के द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया गया था और इसकी मार्केट वैल्यू बताई जाती है 10 रुपया। 10 रुपया इसकी मार्केट वैल्यू बताई जाती है। नंबर 5 पांचवा जो रूप है सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है और यह रूप है रुपया। रुपये का जो प्रचलन भारत के अंदर जो रुपया हुआ करता था ये चौकोर भी हुआ करता था, साथ ही गोलाकार भी हुआ करता था। रुपये का प्रचलन जो है ये शेर शाह शूरी के द्वारा रुपये का प्रचलन शुरू किया गया था। साथ ही साथियों में शेरशाह सूरी का कार्यकाल भी लिख देता हूँ। 1540 से लगाकर 45 ईस्वी तक शासन किया था शेरशाह सूरी ने। इसका वास्तविक नाम फरीद बताया जाता है, गुरु का नाम बहार खां बताया जाता है। निहत्ते शेर का वध करने के कारण गुरु बहार खां ने इन्हें शेर खां की उपाधि से सुशोभित किया था। तो भारत में रुपये का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो नाम आता है शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा रुपये का प्रचलन भारत के अंदर शुरू किया गया था। बात करते हैं इसके वजन की, तो वजन हुआ करता था आपके वजन जो रुपये का बताया जाता है साथियों। हालांकि रुपया जो प्रचलित था उस समय ये चांदी का कॉइन यानी चांदी की मुद्रा, चांदी। वजन जो बताया जाता है 175 ग्राम। कई किताबें साथियों 180 ग्राम बताती है, लेकिन 175 ग्राम इसका वजन बताया जाता है। लेकिन 91.7% शुद्ध चांदी से इसका निर्माण किया जाता था। साथियों रुपया जो शब्द है यह निकला है रूपा इसका मूल शब्द जिसका अर्थ होता है चांदी, लेकिन रुपया जो है इसकी जो मूल धातु बताई जाती है रुपयम कम, जो संस्कृत के शब्द से लिया गया है। तो रुपये का इतिहास हमने साथियों पढ़ लिया। अब हम बात करते आगे बढ़ते अगले सिक्के के बारे में। नंबर 6
6 नंबर पर जो सिक्का पढ़ने जा रहे हैं साथियों उसका नाम है जलाली। जलाली के नाम से इसे जाना जाता है। जलाली की जो ऐतिहासिक जानकारी है मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। आगे बात करते हैं अगले सिक्के के बारे में, मुगलकालीन सिक्का है जिसका नाम है जलाली। ये जो सिक्का बताया जाता है चांदी का वर्गाकार, चांदी का वर्गाकार सिक्का, चांदी का वर्गाकार जो सिक्का हमें देखने को मिलता है इसका नाम है आपके जलाली। आगे बढ़ते हैं साथियों, नंबर 7, 7वां जो सिक्का हम पढ़ने जा रहे हैं मुगलकालीन जो सिक्का है जिसका नाम है आपके दाम। दाम जो है इसका बाजार मूल्य अक्सर पूछा जाता है, बाजार मूल्य बताया जाता है 1 रुपये का 40वां भाग दाम कहलाता है। अकबर के नाम भी ये उपलब्धि देखने को मिलती है और यह उपलब्धि शेरशाह सूरी के नाम भी देखने को मिलती है। शेरशाह सूरी और अकबर इन दोनों के समय दाम का प्रचलन बताया जाता है, हालांकि वजन इधर उधर रहा होगा। बात करते हैं ये जो दाम है ये कैसी मुद्रा थी, तो बताना चाहूंगा साथियों ताम्र मुद्रा, तांबे की मुद्रा जिसे फुलुस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते बात करते हैं हम जित्तल। नंबर 8 जित्तल। जित्तल जो मुगलकालीन जो सिक्का है साथियों बताना चाहूंगा जित्तल जो है ये स्पेशली तांबे से बनाया जाता था और इसे पैसा कहा जाता था। साथ ही बताना चाहे तो तांबे से बना पैसा फुलुस कहलाता था। किसके नाम से? फुलुस के नाम से यह जाना जाता था। लेकिन इसका अगर बाजार मूल्य पूछ लिया जाए, बाजार मूल्य बताया जाता है दाम का 25वां भाग, दाम का 25वां भाग बताया जाता है जित्तल। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला जो सिक्का हमें देखने को मिलता है मुगलकालीन सिक्का, उसमें नाम बताया जाता है निशार। नंबर 9 निशार जो सिक्का है साथियों ये रुपये का चौथा भाग, 1 रुपये का 4वां या 4वां भाग बताया जाता है आपके निशार। प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया साथियों, तो बताना चाहूंगा निशार नामक जो सिक्का है इसका प्रचलन जहांगीर के द्वारा इसका प्रचलन शुरू करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नंबर 10। 10वें नंबर पर जो सिक्का बताया जाता है इसे आना के नाम से जाना जाता है। साथियों बताना चाहूंगा कि दाम व रुपये के मध्य, दाम व रुपये के मध्य, दाम व रुपये के मध्य आने का प्रचलन, दाम व रुपये के मध्य आने का प्रचलन शुरू हुआ। आना अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना बराबर, इनका अर्थ समझ सकते हैं आप आधुनिक लैंग्वेज भाषा के अंदर कि 4 आना बराबर 25 पैसा, 8 आना बराबर 50 पैसा, 12 आना बराबर 75 पैसा और 16 आना बराबर 1 रुपया। 1 रुपये में 100 पैसे हुआ करते थे। 1 रुपये में 100 पैसे अर्थात रुपये का दशमलवीकरण भी पढ़ेंगे। 1 रुपये का नोट कब जारी किया गया था, 5 रुपये का नोट कब जारी किया गया था, 100 रुपये का नोट कब जारी किया गया था। दशमलवीकरण की प्रक्रिया विश्व के अंदर सबसे पहले शुरू कहाँ पर हुई थी, भारत में शुरू कब हुई थी। रुपये का संपूर्ण इतिहास हम जरूर जानेंगे साथियों। आना, अब उसके बाद में मुगलकालीन जो कंडीशन बनती है अंतिम शासकों के समय,
एक कि औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज सबसे ज़्यादा इस शासन को डावाडोल करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन बताना चाहूँगा कि मुग़लों का अंतिम प्रभावशाली शासक जिसे औरंगज़ेब कहते हैं, अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा व्यस्त रहा दक्षिण में, और ज़्यादा इसने सिक्कों से संबंधित वगैरह वगैरह कुछ ज़्यादा कार्य किया नहीं है। वैसे उसने धार्मिक कट्टरता दिखाते हुए बहुत सारे काम किए, जैसे सिक्कों से कलमा हटवाना, तुल्ला दान करना, ये सारी गतिविधियां औरंगज़ेब ने बंद कर दी। साथियों, इस चैप्टर में हमने अरबों के सिक्के, तुर्कों के सिक्के, साथ ही सल्तनत कालीन सिक्के, साथ ही दिल्ली की जानकारी और इम्पोर्टेंट रूप से मुग़ल कालीन टकसाल और सिक्कों के बारे में बात की है साथियों। और आगे हम बात करने जा रहे हैं साथियों, अगला जो अपना पार्ट 3 बनेगा साथियों, उसमें हम ज़रूर बात करेंगे राजस्थान से संबंधित सिक्कों के बारे में, जिसमें गदिया, फदिया, निजाम शाही, स्वरूप शाही, अक्के शाही, इसके साथ ही मदन शाही, स्वरूप शाही, डींगला, बिलाड़ी, त्रिशूलिया, मदन शाही, अक्के शाही, निजाम शाही आदि सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। राजपूताना राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तुर्कों द्वारा राजपूताने में जो सिक्के प्रचलित करवाए गए थे उसके बारे में भी हम ज़रूर जानकारी लेंगे साथियों। इस चैप्टर के माध्यम से मैंने मुग़ल कालीन सिक्कों का गहनता से विश्लेषण किया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।